आपको और हम सबको पता है कि किस तरह से पांव खींचे जाते हैं, किस तरह से डोरी हिलती है, किस तरह से किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं और किस तरह किसी को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नाअहल करार देने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। लेकिन खान साहब को यहां पर यह क्रेडिट देना होगा कि उनके सर के ऊपर लटकती हुई जो तौहीन अदालत केस की तलवार थी उसको उन्होंने अपने हाथ से साइड पे किया है। बिल्कुल, यानी इतना बड़ा जिगर गुर्दे का मुजाहरा करते हुए आप कानूनी एंगल से देखेंगे तो ये कोई भी एक भी केस ऐसा नहीं है जो सस्टेन कर सके, जो कि चल सके। इससे पहले देखा कि जो आपने दहशतगर्दी के अदालत का जो सबसे बड़ा इन्होंने केस बनाया कि जी दहशतगर्दी का दुनिया में जगह स्थायी हुई, पूरी दुनिया की मीडिया ने इसको बात की इससे कि जी पाकिस्तान के एक्स प्रीमियर के खिलाफ वहाँ की हुकूमत ऐसे केसेस बना रही है। हम इसको एक सियासी कारकुन के तौर पे डील करेंगे। हम एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। सही। हमने पहले भी कभी नहीं किया और अभी भी इंशाल्लाह हमारा आज़म है कि हम एक पत्ता भी जो है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने मुतालबात को मनवाने के लिए लॉन्ग मार्च पूरी दुनिया के अंदर तारीख भरी पड़ी है। हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में हुए जब हम हुकूमत में थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आप देख ही रहे हैं कि मुल्की सियासत में जो जोर है इस बात पर है हुकूमत का कि किसी तरीके से भी इमरान खान को गिरफ्तार करवाया जाए, चाहे वो तौहीन अदालत का केस हो जिसमें हमने देखा कि हफ्ते वाले रोज़ क्या क्या कुछ हुआ, बनी गाला के बाहर किस तरह मुहासरा पुलिस ने किया, और चाहे वो तोशा खाना रेफरेंस हो या फिर ऑडियो लीक्स का मामला। कोशिश यही हुकूमत की कि इमरान खान गिरफ्तार हो सकें। लेकिन आज एक अच्छी खबर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इमरान खान जो कि ज़ेबा चौधरी की अदालत में खुद गए थे, जज की अदालत में उन्होंने जाके वहाँ पर माफ़ी भी मांगी, फिर बयान हल्फी जो उन्होंने जमा कराया उसको एक्सेप्ट किया गया, और आज जो इमरान खान पर तौहीन अदालत का मुकदमा था वो खारिज हो गया है। ये केस भी खारिज हुआ, ये केस ख़त्म भी हुआ, और इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ तमाम जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत अब साइफर के मामले को और ऑडियो लीक्स के मामले को लेकर जो तहकीकात करना चाहती है, और उस तहकीकात में ना सिर्फ तहकीकात बल्कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, मरियम नवाज इस तरीके से इस मामले को लीड कर रही हैं, और कोशिश यही है कि इमरान खान गिरफ्तार हो या फिर इमरान खान नाअहल हो। दूसरी जाने इमरान खान ये कह चुके हैं कि अब जो मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी, और जो आवाम है वो मेरी कॉल का इंतज़ार करें, और जल्दी हम सड़कों पर होंगे, और हमारा जो प्लान है वो हुकूमत को नहीं मालूम, अलबत्ता हुकूमत का प्लान हमें पता है। तो क्या होगा ये मुल्की सियासत के ये जो कुछ मैं कहूँगी दिन हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि अक्टूबर शुरू हो चुका है। यही अक्टूबर का महीना है जिसे अहम करार दिया जा रहा है। नवंबर में अहम तैनातियाँ होनी हैं। इस महीने में अगर इमरान खान धरना देते हैं और अगर कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो हुकूमत की स्ट्रेटजी इस पर क्या होगी, और इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनकी कानूनी नुक्ते जानने की मैं आज कोशिश करूंगी। हमारे मेहमान हमें हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, जमील फ़ारूकी हमारे शो में मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। जमील, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, और राजा आमिर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे अब से कुछ ही देर में। माहिर कानून है तो हम उनसे भी ज़रा कानून नुक्ते जानेंगे, लेकिन ज़रा जमील का तज़िया लेते हैं इस पर। जमील, जो कुछ हुआ इन चंद महीनों में, जिस तरह से केसेस बनाए गए इमरान खान पर, मुख्तलिफ रहनुमाओं पर PTI के, अब इस सारी सूरत हाल में ये आपको ये महीना, मैं तो आगे के महीनों की बात ही नहीं कर रही, इस अक्टूबर के महीने को आप कैसे देखते हैं सियासी माहौल में अगर मैं बात करूं तो? देखें सुमैया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इमरान खान साहब इस ओवरऑल सिचुएशन को लेकर बड़े संजीदा हैं। गुज़िश्ता रोज़ कुछ एंकर से, जिनमें गिने चुने कोई 5-6 सहाफ़ी थे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम, उनसे खान साहब की मुलाकात हुई, बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मोरल है, बड़ा हाई है, और आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं आपको बड़ा बावसूख ज़राए से ये कह रहा हूँ कि खान साहब बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान करने लगे हैं, और जिसका एक अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। अब ये जो फैशिस्ट रिजीम या गवर्नमेंट के इक़दामात हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लेने से किसी तौर भी बिल्ली के झटके से या झपटे से नहीं बच सकते हैं, ना ही आंखें बंद कर लेने से रात हो जाती है। इस वक्त इमरान खान वर्सेस ऑल है, एंड ऑल वर्सेस इमरान खान है, और इमरान खान साहब ने पिछले 6 महीने में जो कुछ कर दिया है वो शायद इररिपेयरेबल है।
जिस तरह से उन्होंने मूव चलाई है, जिस तरह साइफर के ऊपर उन्होंने बयानिया बिल्ड किया, जिस तरह पब्लिक के अंदर उन्होंने 50 से ज्यादा जलसे कर डाले, जिस तरह पब्लिक को उन्होंने मोबिलाइज किया है, ये जो फैशिस्ट रिजीम है या इंपोर्टेड हुकूमत जिसको नाम देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इमरान खान साहब को तकनीकी बुनियादों के ऊपर और लीगल परसूट के ऊपर उनको ट्रायल करने की। और आपको और हम सबको पता है कि किस तरह से पांव खींचे जाते हैं, किस तरह से डोरी हिलती है, किस तरह से किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं और किस तरह किसी को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नाअहल करार देने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। लेकिन खान साहब को यहां पर यह क्रेडिट देना होगा कि उनके सर के ऊपर लटकती हुई जो तौहीन अदालत केस की तलवार थी उसको उन्होंने अपने हाथ से साइड पे किया है। बिल्कुल, यानी इतना बड़ा जिगर गुर्दे का मुजाहरा करते हुए वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, एक दफा नहीं 2 दफा पेश होने की कोशिश की और आज आप देखिए केस खत्म हो गया। और इसी तरह से बाकी जो केसेस हैं, जैसे अब तोशाखाना रेफरेंस नाअहली रेफरेंस केस है, उसमें से अगर कुछ भी निकलता है तो खान साहब हैज ऑल द ऑप्शंस टू कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम कोर्ट। तो इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है सुमैया, मैं आपको यह बता दूं कि अगर इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की गई, और मैं यहां पर कुछ चीजें और भी ऐड कर देता हूं, मैं तो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठा हूं ना कि मेरे साथ इस फैशिस्ट रिजीम ने, इस हुकूमत ने क्या करने की कोशिश की है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये पीटीआई के लोगों को, वो तमाम जर्नलिस्ट जिनकी ओपिनियन से पीटीआई के हक में चीजें जा रही हैं, उनसे लड़वाने के लिए जो पुरानी उनकी वीडियोस हैं, उनके छोटे छोटे क्लिप्स को वायरल करके उन लोगों को बाकायदा भेज रहे हैं ताकि ये लोग आपस में लड़े, सियासतदानों को आपस में लड़वा रहे हैं, खान साहब की टीम को आपस में लड़वा रहे हैं। तो इस वक्त विजिलेंट रहने का वक्त खान साहब के पास, खान साहब की टीम के पास ज्यादा नहीं है। इनको जो डिसीजन लेना है वो ले लेना चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि अभी आपने मुझे कहा जमील बड़े बावसूख जराए से आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपसे आगे ये भी पूछूंगी कि 1-2 रोज में अगर ये लॉन्ग मार्च है तो सिर्फ लॉन्ग मार्च ही होगा या फिर धरना होगा? मुझे आपसे खबरें चाहिए, आप मेरे साथ ही रहिए क्योंकि कानून नुक्तों पे भी बात करनी है कि कानूनी पेचीदगियां अगर क्या हो सकती हैं नहीं हो सकती। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज आमिर अब्बास साहब, उनको भी हम शुक्र करते हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सारी सूरत हाल है, हमने देखा कि आज तौहीन अदालत का केस तो खारिज हो गया, आप लोग, आप समेत जो दीगर माहिर कानून थे वो कहते रहे कि इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये तौहीन अदालत का केस है ही नहीं, और आज ये खारिज भी हो गया, ख़त्म भी हो गया। आगे जो तोशाखाना रेफरेंस है या ऑडियो लीक्स के मामले पर, जिस पर हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार करवाया जाए साइफर की चीज़ को लेकर और इसको इशू बनाया जाए, क्या कहते हैं आप? वाकई अभी कोई खतरा मौजूद है या इमरान खान निकल चुके हैं खतरों से? देखिए, ये वो खतरे हैं कि जो कि इमरान खान खेलने के अब आदी हो चुके हैं, 20 से ज्यादा ये केसेस बना चुके हैं और ये तमाम वो केसेस हैं कि जिसको अगर आप कानूनी एंगल से देखेंगे तो ये कोई भी एक भी केस ऐसा नहीं है जो सस्टेन कर सके, जो कि चल सके। इससे पहले देखा कि जो आपने दहशतगर्दी के अदालत का जो सबसे बड़ा इन्होंने केस बनाया कि जी दहशतगर्दी का दुनिया में जगह स्थायी हुई, पूरी दुनिया की मीडिया ने इसको बात की इससे कि जी पाकिस्तान के एक्स प्रीमियर के खिलाफ वहाँ की हुकूमत ऐसे केसेस बना रही है, एंड अल्टीमेटली उनको एक जो रिजल्ट आया और जो इस्लामाबाद में उठा के वो दहशतगर्दी का केस परे मारा। इसी तरीके से आज उसी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात थी वो भी खत्म कर दी। अब इसके बाद अगर ये केस करना चाहते हैं तोशा खाने का, तो तोशा खाने का यकीन कीजिए कि हमें 30 साल हो गए, किसी भी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोई किसी को आर्टिकल 62 या 63 के तहत किसी को वो करे कि जी ये नाअहल हैं या कोई ताहयात नाअहली है। ये और उसके अलावा आपने केस बात कीजिए ऑडियो लीक, यकीन करें कि मैं खुद ये केसेस कर रहा हूँ इस किस्म के, जिसमें जोन सा है सीक्रेट एक्ट की बात है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के या उसके, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि FIA जिसको इन्होंने कहा है कि वो इसकी अब वो करेंगे साइफर वाले केस में, वो इसकी FIR तक लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें FIR लिखने के भी जो रीजंस होती हैं वो इनके पास कुछ नहीं है। तो महाज ये वो है कि इमरान खान को बिजी रखना है, अदालतों में बिजी रखना है, उनको ज़हनी तौर पे रोज अदालतों के चक्कर लगवाने हैं, अदरवाइज
कानूनी तौर पर इन केसेस में कुछ नहीं है। आप देखती हैं एक दिन वो मजिस्ट्रेट की अदालत में होते हैं, एक दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होते हैं, एक दिन सेशन जज की, एक दिन अब वो FIA के बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट में होते हैं। तो दिस इज ऑल कि वो अपनी अटेंशन ढूंढते हैं, लेकिन वो उस शख्स पे शाबाश है कि वो रात को टेक्सला होता है, दिन को उधर होता है, हाई कोर्ट में होता है, सेशन कोर्ट में होता है। तो बाकी कानूनी तौर पे इन केसेस में किसी भी आप कह रहे हैं किसी केस में जान नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा ना कि FIR तो दर्ज हो ही नहीं सकती कि FIR तहकीकात कैसे करे। PTI कहिए जुडिशल कमीशन बन जाए इस पर, वो ठीक है, जुडिशल कमीशन तहकीकात करे। समिया यही FIA है जिसको मैं केसेस डील कर रहा हूँ, आपके समी इब्राहिम के, जी बिल्कुल, के और दीगर जो उनसे हैं, और वहाँ पे इसी FIA से जो अदालत है इनकी हर पेशी पे इनको शर्मिंदा करती है, इनकी सरजनिश करती है। कहते हैं आप बताइए कि जुर्म क्या हुआ है। यकीन करें कि पिछले 4 माह से अभी तक वो ये नहीं अदालत को बता सके कि इन लोगों ने जुर्म क्या किया है। तो ये तो हालत है FIA की और इन केसेस की। तो आई डोंट थिंक सो, दिस इज ऑल कि जी उल्टा इनको शर्मिंदगी होगी। हाँ, एक जो मैंने पहले भी कहा कि पर्पस अचीव कर रहे हैं, तो वो इमरान खान साहब को बिजी रखते हुए सही ये एक उनकी कोशिश है कि जिसमें वो कामयाब हैं कि वो अदालतों में उनको चक्कर लगवा रहे। पॉइंट टेकन। अच्छा मुझे बताएं आप जमील, अब ये तो इमरान खान के सारे केसेस बड़ा अच्छा किया राजा आमिर अब्बास साहब ने, इसको बहुत क्लियर कर दिया, किसी केस में जान ही नहीं है। दूसरी जानिब आप देखें बड़े मज़े से इवेंटफील्ड केस में भी बरियत हो रही है, फिर पासपोर्ट भी वापस मिल गया, अदालत ने कहा जी आपकी पासपोर्ट की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, और सबको बिल्कुल आराम से जो है ना, जैसे कहते हैं ना, मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया गया है। तो ये क्या हो क्या रहा है, ये अफसोस होता है, दिल करता है कि ये हमारे मुल्क में एक आम आदमी जो एक चोर है वो तो जेल में सड़ता है, पूरी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन बड़े बड़े जो करप्शन करते हैं वो आराम से रहते हैं। देखिए, गरीब फंसता है, कानून या लॉ ये गरीब के लिए है, और जो अशराफिया है उसके लिए लॉ के अंदर हमेशा फ्लॉ मौजूद रहता है। उस फ्लॉ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, और वो फ़ायदा उठाया जाता रहा है। पिछले 75 साल का हमारा माजी हमारे सामने है। और जिस तरह राजा साहब फरमा रहे थे कि खान साहब के खिलाफ केसेस के अंदर कोई जान नहीं है, मेरे खिलाफ भी केस के अंदर कोई जान नहीं है। सभी भाई के खिलाफ जो केस हुआ पड़ा है उसमें भी कोई जान नहीं है। इमरान रियाद अरशद शरीफ वाले केस के अंदर भी कोई जान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है किसी को अंडर प्रेशर रखने का, और वो अंडर प्रेशर रखने के लिए जब तक वो केस रहता है तो जाहिर है। लेकिन माशाल्लाह देखिए जमील, मैं तो हमेशा आपकी यही तारीफ करती हूँ, आप जैसे जितने सहाफ़ी उन्होंने डट के हमेशा मुकाबला किया है। आप लोग आते नहीं है प्रेशर में, चाहे कितना प्रेशर डाला जाए। नहीं, प्रेशर कोई नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आपके सामने बैठे हुए हैं लोग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में फंसकर ही 15-15 20 दिन छुट्टियों के लिए चले जाते हैं। मैं तो वेरी नेक्स्ट 3 डेज में शो मैंने ज्वाइन कर लिया। एनी हाउ, ये जो आपने सवाल किया था ना, ये कि इन केसेस को इतना वीक क्यों रखा जाता है, और दूसरी तरफ से जिन असीरों को जो कल तक के असीर थे अब जेरे रिलीफ है, जो जिनके लिए रेड लाइन तस्वुर की जाती थी, अब उनको पासपोर्ट्स मिल रहे हैं। चलें जी, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मुल्क के सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन थे उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। चलें, समझ में आती है आपके कोई इश्यूज होंगे, लेकिन इस सारी गेम प्लान के अंदर चेस बोर्ड के ऊपर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक 70 साल का शख्स जिसका 26 साल का पॉलिटिकल करियर है, साबिक वजीर आजम है इस मुल्क का, जिससे मुताल्लिक कहते थे कि साइफर तो है ही झूठ, वो साइफर अब गुम होने की बातें की जा रही हैं। वो शख्स एक दिन में 3-3 जगहों पे जलसे कर रहा है। जमील, हाशिम मेरे साथ ऑन कॉल हैं, जरा पहले हम उनसे बात करते हैं। हाशिम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वालेकुम सलाम। हाशिम साहब, अब ये सारी सूरत हाल है, एक तरफ तो जाहिर है जिस तरह से केसेस बनाए जा रहे हैं, पंजाब हुकूमत जो इनके ऊपर केसेस हैं उनका क्या कर रही है, खासतौर पे ये 25 मई वाला मामला हो गया या दीगर मामला हो गए। अभी परवेज लाई साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि अब एक ऐसा केस आया है राना सना पर कि उनको उम्र कैद होगी। पंजाब हुकूमत इस सारे मामलों को कैसे देख रही है कि एक तरफ तो इन पर आप लोगों पर केसेस हैं और पंजाब हुकूमत लग रहा है कुछ कर नहीं रही है? देखिए, हमारे तो केसेस वो हैं कि जो हमने खुद नहीं देखे, तकरीबन इस पाकिस्तान की सारी अवाम ने टेलीविजन के जरिए देखे। 2 मेन केसेस हैं जो कि पंजाब असम्बली में हुए, जिधर इन्होंने बरबरियत की और तारीख, इन्होंने नए रिकॉर्ड्स बनाए। आज तक कभी किसी भी मुकद्दस ऐवान के अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि किसी पुलिस के
किसी भी शख्स को अंदर घुस के तो वो तशद्दुद करे। एक इन्होंने बाकायदा पुलिस के जरिए हमारे मेंबरान को तशद्दुद, हमारी एक खातून सीरियसली उसमें जख्मी हो गई, काफी दिन वो कोमा में रही, और इसी तरह इन्होंने मौजूदा जो वजीर आला है इनके साथ तशद्दुद किया। हमारे तो ये वो 2 केसेस हैं। तीसरा केस भी पूरी आवाम के सामने है कि जब मरियम पेश हुई थी नैब में तो ये 7 घोड़े लेके गई और जो ये गुल्लू भट्ट थे उनको लेकर गई और इन्होंने नैब के ऑफिस पे बाकायदा हमला किया, पथराव किया। तो ये 3 मेन केसेस हैं। उसके बाद 2 केसेस और रजिस्टर हुए जो कि मौजूदा ये जो जवेद लतीफ और मरियम औरंगजेब साहबा इनके खिलाफ हुआ, और वो भी सबके सामने है। देखें, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा कॉन्कॉक्टेड या हम किसी को विक्टिमाइज नहीं कर रहे, हम बड़े ही जायज तरीके से, और जिस तरह इन्होंने किया, इन्होंने केसेस के बगैर हमारे घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है वो पामाल किया। हमारी खवातीन MPAs को रात को मर्दों के पुलिस स्टेशनों में रखा गया। हमने तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि खुद हमें हमारे चेयरमैन का ये कहना है कि हम कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। सही, हम लीगली प्रोसीड कर रहे हैं और ये लीगली उसका जवाब दें। हाशिम साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब इमरान खान अगर ऐलान करते हैं एक हफ्ते में कि भाई लॉन्ग मार्च करना है, हुकूमत की तैयारियां होती हैं, और वजीर दाखिला राना सना आपसे कहते हैं, क्योंकि आप सारे सूबाई वजीर दाखिला हैं, आपसे कहते हैं कि जी अपनी नफरी हमें दें, यहाँ हमें इमरान खान का रास्ता रोकना है, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या स्ट्रेटजी होगी पंजाब हुकूमत की? देखें, वो वफाकी वजीर दाखिला के तौर पे मुझे एज ए सूबाई वजीर दाखिला कोई हुक्म नहीं दे सकते। इसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। वफाकी हुकूमत हमें कॉरेस्पॉन्ड करेगी। अगर इनको नफरी चाहिए होगी तो वो मामला हमारे पास आएगा, हुकूमत के पास। फिर एज ए वजीर दाखिला मेरा ये डिसीजन नहीं है, ये हमारी कैबिनेट का डिसीजन होगा। अगर उसमें कैबिनेट मुनासिब समझेगी देने हैं तो हम दे देंगे। मगर दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि लॉन्ग मार्च में जो मैं एज ए होम मिनिस्टर विजुअलाइज कर रहा हूँ, हमारी जो पंजाब की मौजूदा नफरी है ये कम पड़ जाएगी। जब लोगों ने सड़कों पे बाहर निकलना है और तूलो अर्ज से और पूरे पंजाब से, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान के लोगों ने भी पंजाब के अंदर से गुजर के आना है, तो हमारा मकसद उनकी सिक्योरिटी और सेफ ट्रैवल हमारा मकसद होगा। तो उसके लिए तो हमारी अपनी नफरी कम पड़ जाएगी। तो हम इनको मेरा नहीं ख्याल के देने की पोजीशन में होंगे, और मजीद ये कि इसका डिसीजन कैबिनेट लेगी। अच्छा, कैबिनेट तो लेगी डिसीजन, लेकिन एक आप लोग की अपनी की स्ट्रेटेजी तो होगी ना। हुकूमत तो है PTI की, आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है? लॉन्ग मार्च में फैसिलिटेट करेंगे इमरान खान को, या साथ वफाकी हुकूमत का देना है? देखिए, हमारी तो बड़ी स्ट्रेट अवे स्ट्रेटजी है। मैं एज ए होम मिनिस्टर अगर बात करूं तो इस मुल्क के अंदर या इस सूबे के अंदर अमन व अमान, लोगों की सेफ्टी, दैट इज माय प्रायोरिटी। सही। मगर ये बात रेस्ट एश्योर कि हम किसी भी स्टेट ऑर्गन को, ऑर्गेनाइजेशन को हम इस लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा। हम पुलिस को कतन ये नहीं कहेंगे कि वो जाके हमला करे इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर। इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती। हम इसको एक सियासी कारकुन के तौर पे डील करेंगे। हम एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। सही। हमने पहले भी कभी नहीं किया और अभी भी इंशाल्लाह हमारा आज़म है कि हम एक पत्ता भी जो है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने मुतालबात को मनवाने के लिए लॉन्ग मार्च पूरी दुनिया के अंदर तारीख भरी पड़ी है। हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में हुए जब हम हुकूमत में थे, हम तो इनको फैसिलिटेट करते थे। उधर से बिलावल भुट्टो ने एक नाम नेहाज सा लॉन्ग मार्च किया, मरियम और उनके कजन ने किया। हमने तो आप पूछे ना कहीं पे अगर इनको रोका हो। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम पंजाब में अभी पिछले दिनों किसानों ने लॉन्ग मार्च किया, हमने उनको भी नहीं रोका। हमारी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हम, और मैं तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह महंगाई जा रही है, मुझे उम्मीद है कि मरियम नवाज हो सकता है कुछ दिनों में फेडरल हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, हम उनको भी फैसिलिटेट करें। अच्छा, हाशिम साहब ये बताएं, ये क्या खबर वैसे क्या है? एज अ PTI के रुकन मैं पूछना चाहती हूँ कि लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा, क्या सोच क्या रहे हैं खान साहब? देखिए, मैं उनकी सोच के बारे में तो आपको प्रिसाइसली नहीं बता सकता हूँ। लॉन्ग मार्च 2 सूरत हाल में होगी जो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक सूरत हाल ये होगी कि अगर खान साहब डिसीजन लेने और अनाउंस कर दें कि फलां तारीख को लॉन्ग मार्च है। ओके। दूसरा, हमने ये डिसाइड किया है अगर खुदा न खास्ता इन्होंने किसी भी घिनौनी हरकत करते हुए इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की और खुदा न खास्ता अरेस्ट किया, तो हम उसी वक्त लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे। ओके। पूरे पंजाब से लोग बाहर निकल आएंगे। ओके। और फिर मैं समझता हूँ कि फिर लॉन्ग मार्च की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा मुल्क तो लॉकडाउन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बहुत बुरे मुआशी हालात में ये चीजों को यहाँ तक ना लेके जाएं। सही। पुरअमन तरीके से। और सबसे आसान तरीका है कि लेट्स गो बैक टू द पीपल।
हमें आवाम के पास जाना है और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है। राइट, यही मुतालबा है। बहुत शुक्रिया आपका हाशिम डोगर साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, जमील फारूकी, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। ब्रेक शामिल करनी है मुझे, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ मईशत की सूरत हाल पर ही बात करेंगे और किसानों का जो एहतजाज है उस पर हुकूमत की बेहिसी, इस पर ही बात करेंगे। वेलकम बैक टू शो नाजरीन, और हम इस सेगमेंट में प्रोग्राम की बात करेंगे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई और लीवी कम की गई 15 रोज़ के लिए, जिस पर खुद जो साबिक वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल वो हैरान हुए। उनका कहना ये है कि जो IMF से मुआहिदा हुआ था उसके बरखिलाफ जाके ये कीमत जो है वो कम की गई है। हालांकि IMF ने ये कह दिया था कि हम लीवी कम नहीं कर सकते हैं, तो ये लीवी कम की गई और जो इससे पहले तनकीद की जाती रही PTI पर कि PTI जो है अपने दौरे हुकूमत में IMF के बरक्स गई, उनके मुआहदे के खिलाफ गई, इसकी वजह से वो सारा जो प्रोग्राम था वो मुअत्तल हो गया था। तो आज जो हुकूमत कर रही है ये फेस सेविंग के लिए कर रही है, दार को लाना ही असल मकसद है इस सब चीज़ों का, और उनकी वजह से ये सब चीज़ें की जा रही हैं। इसके मकासद कुछ और होंगे और मुल्क की मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उनसे हम बात करेंगे। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त, लेकिन ज़रा मैं आपको भी सुनवाना चाहूँगी कि मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा इस सारी सूरत हाल पे, ज़रा आप भी सुनिएगा, फिर बात करते हैं। मुझको यकीन था और मैं उनसे शर्त लगाता था कि ये नहीं होगा, वो उसके जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे। एक होता है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, अच्छा वो फेडरल गवर्नमेंट कम हो जाएगा, तो मैं कहा नहीं, फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट। तो पहले 3 महीने पेट्रोल पे 10-10 रुपये बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया, तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाए 5 रुपये। शहबाज साहब आस्ट में, इनके एडवाइज़र ने मुझे कहा था चीमा ने कि उनसे पूछो अगर हम 3 महीने पेट्रोल की प्राइस फ्रीज कर सकते हैं। मैंने कहा मैं मर के भी नहीं पूछूंगा ये, यानी कि आई सेड चलो ठीक है। शहबाज साहब बहुत कहते, तो मैंने MD से पूछा कि हम 3 महीने तक टैक्स फ्रीज कर सकते हैं, तो उसका जवाब नहीं आया था, लेकिन हुकूमत ने यूनिलैटरली कर लिया। जी डॉक्टर साहब, आपने सुना मिफ्ता साहब खुद क्या कह रहे हैं अपनी ही हुकूमत पे और अपनी ही ज़ाहिर जमात पर कि ये पूछा भी नहीं, बगैर पूछे बढ़ा दी गई, कम कर दी गई लीवी, और आगे जो मुज़ाकरात होंगे उसमें ज़ाहिर मुश्किलात होंगी IMF से। ये वही काम किया जो शायद PTI करती रही, कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि PTI की हुकूमत ने इसीलिए सारे बरखिलाफ जाके मुआहदे से किया, जिसकी वजह से प्रोग्राम मुअत्तल हो गया। तो सर ये हो क्या रहा है, आप ज़रा बताएंगे कि इसके पीछे क्या मामलात हो सकते हैं? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जैसे बताया कि जैसे 28 फरवरी को इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा, जी, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने दौर में 2 मरतबा मुआहदा तोड़ा। एक तो ये था कि उन्होंने बजट से पहले IMF से कुछ मामला तय किए थे, 10 जून बजट पेश किया, वो उससे मुख्तलिफ था जो उनसे तय करके आए थे, और मिफ्ता इस्माइल का ये बयान रिकॉर्ड पर है कि बजट उसके मुताबिक नहीं है जो हमने IMF से मुआहदा किया था। वो तो अपना तो ये तस्लीम कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ताजरों पर टैक्स लगाने की बात की थी, IMF से मामला तय किए थे, बाद में ताजरों के दबाव पे उन्होंने वो वापस ले लिया। तो 2 हरकतें वो खुद भी कर चुके हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के रुपए की कदर गिरी और IMF का प्रोग्राम ताखीर का शिकार हुआ। तो जो इमरान खान साहब ने जो हुकूमत छोड़ी थी वो 182 रुपीज़ फी डॉलर थी, 182, उसको जब किए थे उनके दौर में 239 तक आ गया था, उसके बाद 233 तक। वो किसकी जिम्मेदारी थी? अब रह गया मामला ये, तो हुआ ये है जो मेरी इत्तलात हैं वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए थे अमेरिका तो उन्होंने IMF के MD से ये बात की कि जनाब एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है, 3 करोड़ 30 लाख आदमी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपील की है कि जो पाकिस्तान की मदद की जाए, क्योंकि सैलाब हमारी गलती की वजह से नहीं आया, ताकतवर तबकों की वजह से जो क्लाइमेट में चेंज हुई। तो ये तस्लीम किया गया, आलमी बैंक ने भी तस्लीम किया, मगरबी ताकतों ने भी किया कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें थोड़ी सी मोहलत दें, क्योंकि हमको हमें अव्वलियत जो है वो देनी है सैलाब ज़दगान को, और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो उन्होंने जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है उन्होंने नॉर्ड इजाज़त ले ली थी। इतनी बड़ी हिमाकत वो नहीं कर सकते, और ना IMF का कोई नेगेटिव रिएक्शन सामने आया है। तो मैं भी समझता हूँ कि ये जो उन्होंने कमी की है उसमें IMF के साथ किसी न किसी हद तक नॉट शामिल थी जो मिफ्ता साहब के इल्म में नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज करूँगा कि जो आने वाले वक्त है हमें तो इसको देखना, ये सियासी झगड़े को छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब रुखसत हुए थे तो उस वक्त महंगाई थी मार्च में 12.7 जी,
आज 23.2 है, दुगनी हो गई चंद महीने में, 12.7 से 23.2। ये जो तबाही है, ये आपने 23 करोड़ आदमियों की जिंदगी, 22 करोड़ आदमियों की जिंदगी अजीरन कर दी। ना वो इलाज मुआवजा करा सकते, ना कुछ कर सकते। ये महंगाई हुई इस हुकूमत के दौर में। फिर इसके बाद जो है ना, रुपए की कदर 182 से मैंने इसे कहा कि अब 228 पर आ गई। डिस्काउंट रेट 7.5% था, आप उसको 15% तक ले गए। जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व थे वो 11.4 से 8 अरब डॉलर पे आ गए। और इस साल ग्रोथ रेट बहुत होगा तो 2%। एक तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। मगर मुझे जो खौफ है, मैं उसको ज़रा सा आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं। जी जी। हमें IMF से 1.17 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए 1800 अरब रुपए के टैक्स इसी हुकूमत ने लगाए अवाम के ऊपर, किस्त लेने के लिए। अब ये बात तो वाजह है कि ये आइंदा भी हम IMF के पास जाएंगे। डार साहब जो कुछ बेहतरी लाएंगे रुपए की कदर में, महंगाई में, ये आर्जी बेहतरी होगी, ये मसाइल दोबारा उठेंगे। तो मेरा जो खौफ है वो ये है कि IMF ने पहली दफ़ा पाकिस्तान से नाक रगड़वाई। 1.17 देने के लिए जो है उन्होंने 1800 अरब के टैक्स लगाए और 10 किस्म की हमसे बातें की। और हमने डिफॉल्ट का नारा लगाया, कभी दिवालिया का नारा लगाया। हालांकि दिवालिया मुल्क नहीं हुआ करते हैं, दिवालिया तो होते हैं इदारे, लेकिन डिफॉल्ट का इतना ज़बरदस्त नारा लगाया, शेराया मेरा जो खतरा है, जो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि अब खुदा न खास्ता मगरिबी हमने जो डिफॉल्ट से बचे हैं उस पर हमारा कारनामा नहीं था। चीन नहीं चाहता था कि सीपैक की वजह से मैं ये आपने जो पॉइंट उठाया है भी डिस्कशन करते हैं डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगी अपनी बात को भी आप कंटिन्यू करें और एक चीज़ आप ऐड कर लें कि जब तक ये हुकूमत रहेगी तो जो ये महंगाई का जो अजाब है और ये जो मईशत की ज़बूहाली है, ये किस हद तक, किस खौफनाक हद तक बल्कि बोलूँ जा सकती है। जनाब, मैं पहले वो जिसमें बहुत ही संगीन मामला जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा था वो ये था कि हमें 1.17 अरब डॉलर की किस्त देने के लिए IMF ने 4 महीने तक नाक रगड़वाई, 1800 अरब रुपए के अवाम पर टैक्सेस लगवाए, तब ये किस्त मिली है। इस दौरान में नारे लगते रहे खुद हुकूमत की तरफ से डिफ़ॉल्ट दिवालिया। अब मैं ये सोचता था कि हमने डिफ़ॉल्ट नाबाजी में किया था, नाप किया। उसकी वजह ये नहीं कि हमारा कोई कारनामा है, उसकी वजह ये कि चीन नहीं चाहता था कि हम डिफ़ॉल्ट करें, वरना सीपैक को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका नहीं चाहता था कि हम डिफ़ॉल्ट करें, क्योंकि अफगानिस्तान के मामलात में उसको हमारी ज़रूरत है, हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की भी हमारी ज़रूरत है। मेरा सवाल सिर्फ जो है कौम के सामने मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर कल को अफगानिस्तान में अमेरिका को हमारी मदद की ज़रूरत कम पड़ती है और अमेरिका ये फैसला करता है, IMF ये फैसला करता है कि चलो इस मुल्क को एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट करने ही दो, ये बहुत नारा लगा रहा है, तो आपने 28 फरवरी एक्शन के बाद बहाल करने के लिए 1800 अरब के टैक्सेस लगवा दिए। वो डिफ़ॉल्ट करने के बाद जब हम निजाती पैकेज लेने जाएंगे तो उनकी जो शराइत होंगी उससे सोच के खौफ आएगा। वो निचकारी की भी बात करेंगे, वो सीपैक की भी बात करेंगे, वो डिफेंस की बात करेंगे। तो हम अगर अमेरिका चाहता है या IMF चाहता है कि इससे डिफ़ॉल्ट करा दो तो हम रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी अपनी कोई मईशत नहीं है। हम तो तरसीलात पर और कर्जों पर चल रहे हैं। हम तो कर्जों पे चल रहे हैं और जो कर्जा लेता है, जो मांगता है, जाहिर उसकी अपनी कोई चॉइस भी नहीं होती है। सॉरी सर, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहजहां हसन सिद्दीकी साहब, वक्त ख़त्म हो गया है। और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर वही बात डॉक्टर साहब की कि हमें फिर डिफ़ॉल्ट से कोई कैसे बचाएगा। हम तो खुद डिफ़ॉल्ट के बार बार नारे लगाते हैं, काम कोई नहीं करते। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को कराया डीएम, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश, पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।